Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to discuss the third part of the chapter 13 of our English grammar book, that is adverbs. So, students, let's recall the first what we read till now. So, we read about the definition of adverb. So, according to it, adverb is a word that modifies the meaning of the verb. तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं. Apart from this, we also read about an adverb can modify the adjective, another adverbs and verb also. And afterwards, we read about the different kinds of adverb with the example and exercises. And afterwards, we read about the uses of adverbs, and we read that some adverbs may be used both as adjectives and adverbs with the different examples. It means कि adjectives और adverbs की तरह भी इनका use किया जा सकता है. And we read the example that Ravi is speaking in a loud voice. So here loud is an adjective. And the second example we read, Monica never talks loud. So here adverb loud is an adverb. So we read about according to the adjective and adverbs. So students, today we will move further with the next topic, that topic number 2, adverbs which have two forms. तो ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके दो फॉर्म्स होते हैं. सम एडवर्ब्स हैव टू फॉर्म्स, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. सो ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके दो फॉर्म्स होते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग भी निकलते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट हार्ड एंड हार्डली. फर्स्ट, बोथ आर एडवर्ब्स and both have different meanings and the different examples. Like hard meaning is diligently, means कोई भी काम जो मेहनत से किया जाता है, लगन से किया जाता है, उसे हम बोलते हैं hard means diligently. and hardly means होता है scarcely means मुश्किल से. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन मेहनत करना चाहिए. और सेकंड एग्जाम्पल है आपका, आई कुड हार्डली बिलीव इट, मैं इस पे मुश्किल से विश्वास कर सका. तो दोनों ही एडवर्ब्स हैं. पहली बात तो बोथ आर एडवर्ब्स बट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड द डिफरेंट एग्जांपल्स. नाउ द सेकंड इज नियर एंड नियरली. सो नियर मींस अपोजिट टू फार and the nearly means almost. So please come near. And the example is second, that he is nearly defeated. Almost में just लगभग वो defeat हो ही चुका है इस according. Now the next example is that late and lately. So late means होता है opposite to early and the lately means होता है recently, means just अभी जो हुआ हो. So for examples, the train arrived late means कि train जो है वो late आई. और जो second है आपका है met प्रिया lately, मैं प्रिया से just अभी मिला हूँ. तो recently means क्या होता है, just कोई काम अभी होना, recently. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिटी एंड प्रिटीली. प्रिटी मीन्स फेयरली और प्रिटीली मीन्स होता है एलिजेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ माई सक्सेस, मीन्स फेयरली आप श्योर उसके लिए. सीमा वॉज प्रिटीली ड्रेस्ड. बोथ आर एडवर्ब्स बट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज क्लियर एंड क्लियरली. सो क्लियर मीन्स होता है क्वाइट और लीव, और क्लियरली मीन्स होता है इन ए क्लियर मैनर. सो फॉर एग्जाम्पल्स, कीप क्लियर ऑफ द एंट्रेंस. ठीक है, ताकि लोग निकल सके. कीप क्लियर द एंट्रेंस. ठीक है. यू मस्ट स्पीक क्लियरली, आपको बिल्कुल साफ सही से बोलना चाहिए, क्लियर मैनर में बोलना चाहिए. ठीक है. और पहला वाला जो था वो बिल्कुल साफ रखने के लिए था कि बिल्कुल उसे साफ रखो, क्वाइट और लीव रखो. ठीक है. नेक्स्ट है क्लोज एंड क्लोजली. क्लोज मीन्स होता है नियर और क्लोजली मीन्स होता है केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल, कम क्लोज टू मी. और सेकंड है बिल्कुल केयरफुली मीन्स ध्यान से देखना, वॉच हिम क्लोजली. नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड डायरेक्टली. डायरेक्ट मतलब होता है स्ट्रेट और डायरेक्टली मतलब होता है केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज द बस गोज डायरेक्ट टू आगरा. ठीक है, जो बस है वो डायरेक्ट आगरा जाती है, स्ट्रेट जाती है. सेकंड है ही स्पोक टू मी डायरेक्टली, उसने मुझसे डायरेक्टली बात की. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज इजी एंड इजीली. तो इजी मीन्स होता है लाइटली, टेक लाइफ इजी, इजी लेकर चलो, लाइटली लेकर चलो. और इजीली मतलब होता है विदाउट एनी एफर्ट, जिसमें कोई भी एफर्ट ही नहीं हो. सो प्रिया लर्न इंग्लिश इजीली, बिल्कुल आसानी से उसने सीख लिया, किसमें कम एफर्ट की जरूरत होती है. सो स्टूडेंट, दीज आर ओनली फॉर रीडिंग एंड फॉर द लर्निंग. फॉर देयर मीनिंग सेंटेंस वी कैन मेक आवर ओन. ओके. नेक्स्ट है फेयर और फेयरली. फेयर मीन्स होता है जस्टली और फेयरली मीन्स होता है नाइसली. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड प्ले फेयर. एंड सेकेंड है स्पोक टू मी वेरी फेयरली. So students, now the next is high and highly.
हाई मीन्स होता है नोबली और हाईली मीन्स होता है ग्रेटली. फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज एम हाई इन लाइफ, और सेकेंड है ही वॉज हाईली प्रेज्ड. नाउ द नेक्स्ट इज राइट एंड राइटली. राइट मीन्स होता है एग्जैक्टली और राइटली मीन्स होता है करेक्टली. फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड द रिंग राइट हियर. Second, he wrote the spelling rightly. So these are the adverbs which have two forms and different meanings. So students, now the third number point is nouns including time, place, distance, weight, measurement, value, degree are used as adverbs. तो ऐसे nouns जो time, place, distance, weight, measurement, value और degree के साथ use होते हैं, तो कुछ ऐसे adverbs भी होते हैं जो इन चीजों को indicate करते हैं. For example, the meeting lasted a month. She returned home. The load weighed 2 tons. He measured 5 feet. So these are the adverbs. So fourth number rule is adverbs compounded with preposition. तो ऐसे adverbs होते हैं students, ये जो point है सिर्फ just reading के लिए ही था, ठीक है, it was only for reading. Now the fourth rule is also for reading. Some adverbs are compounded with prepositions. कुछ adverbs जो होते हैं उसमें prepositions भी रहते हैं, compounded रहते हैं, means मिले हुए रहते हैं, preposition के साथ ही use की जाते हैं. Thereby, there के बाद preposition है by. Hereafter, here के बाद preposition है after. Their form preposition है. Hereby preposition है by. Where आपका adverb है और for आपका preposition है, means कि compounded है, means कि ऐसे adverbs हैं जो preposition के साथ use की जाते हैं. There of preposition है. Here upon preposition है. Here क्या है, adverb है. Where adverb है, of preposition है. Where adverb है, on preposition है. Here adverb है, in preposition है. There on preposition है, यहाँ पर to preposition है. Here with preposition है. फोर्थ प्रीपोजिशन है यहाँ पे फॉरवर्ड. तो इस तरीके से कुछ कंपाउंडेड वर्ब्स है, एडवर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन के साथ यूज की जाते हैं. एडवर्ब्स यूज्ड इन पेयर. ऐसे एडवर्ब्स, ये भी सारे एडवर्ब्स हैं, ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये एडवर्ब्स हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई दस वर्ड्स. दीज आर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव. अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मींस ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो दीज वर्ड्स आर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स. ओनली आइडेंटिफिकेशन के आप याद करें और इनका मीनिंग आपको याद होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगेन एंड अगेन, रिपीटली मीन्स किसी भी बात को बार बार बोलना. and by it means कि before along. by and by. far and near means होता है in all direction, means कि सभी directions में. far and wide means होता है कोई भी comprehensively. far and away होता है by a great deal. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ये है, हम बोलते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये काम है. इट मींस कि योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स. ओके, इस अकॉर्डिंग बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट है नाउ एंड देन. फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली, टाइम टू टाइम आपको ये करना है. नाउ एंड देन. नाउ एंड अगेन का मीनिंग होता है एंड इंटरवल्स मीन समटाइम्स, समटाइम्स बोल सकते हैं इसकी प्लेस पे. ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है, इंटरमिटेंटली. वंस एंड अगेन का मतलब होता है ऑन मोर देन वन ओकेजन, ठीक है. वंस एंड अगेन का मतलब क्या होता है, ऑन मोर देन वन ओकेजन. आउट एंड अवे का मतलब होता है बियॉन्ड कंपैरिजन, बाय फार. ओवर एंड अबव का मीनिंग होता है इन एडिशन टू या बिसाइड्स के अलावा, एज वेल एज के साथ, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है. ओवर एंड अबव होता है इन एडिशन टू बिसाइड्स एज वेल एज. ओवर एंड ओवर होता है मैनी टाइम्स, कई बार, फ्रीक्वेंटली. थ्रो एंड थ्रो होता है थोरोली, कंप्लीटली. टू एंड फ्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टू एंड फ्रो होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अप एंड डाउन. इनकी आपको मीनिंग्स लर्न होने चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बस ध्यान देना है इन सारे वर्ड्स को. ओके स्टूडेंट्स. So students, now the position of adverb. Topic number 6 is position of adverb. It means कि adverbs की positions क्या रहती है. अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So first is adverb of manner are commonly placed after the verb or object. It means कि adverb of manner जो होते हैं वो commonly कहाँ रखे जाते हैं, after the verb or object. Object के verb और object के बाद रखे जाते हैं. Okay students, so adverb of manner कहाँ रखे जाते हैं, verb और object के बाद. Now the first is Nilima walks gracefully. तो verb के बाद आ गया. Anita speaks politely. तो देखो verb के बाद आ गया, speaks के बाद आ गया. The doctor examined the patient. तो यहाँ पर ये patient क्या, object, object के बाद आ गया. ये verb के बाद आ रहा है, यहाँ पर भी verb के बाद आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, object के बाद. It means कि adverb of manner जो होते हैं वो verb और object के बाद रखे जाते हैं. Now the next is adverb of place and time may be placed after the verb or object. Adverb of place और time भी after verb और object के रखे जाते हैं. She went there, ये भी verb के बाद आ रहा है. I saw a film, ये भी ये object के बाद आ रहा है. I searched, ये verb के बाद आ रहा है. ठीक है. Now the next rule we will discuss about it.
The C number rule, adverb of frequency and adverb of degree are generally placed between the subject and verb. Adverb of frequency और adverb of degree generally कहाँ place किया जाता है? subject और verb के बीच में. And if the verb contains several words, अगर verb में बहुत सारे words होते हैं, adverb of place are first word. तो adverb of place जो adverbs हैं वो कहाँ place किए जाते हैं? first word के बाद. For example, my father never. My father never. My father के बाद आ गया और tells verb means कि subject और verb के बीच में आ गया. Now the next is I have never seen such a beautiful girl. तो never यहाँ पे आ रहा है means कि helping verb और verb के बीच में, और थर्ड वाले में भी helping verb और verb के बीच में आ गया. तो थर्ड एग्जांपल, I often advise my sister to speak politely. Okay, now D number rule is some adverbs are placed after the auxiliary verbs. It means कि कुछ ऐसे adverbs होते हैं जो auxiliary verbs मतलब helping verb के बाद रखे जाते हैं. For example, you are always careless of your health. I am completely defeated in love. It means कि are के बाद आ रहा है यहाँ पर auxiliary verb के बाद, और यहाँ पर am के बाद आ रहा है auxiliary verb के बाद. Okay students, now the rule number E is adverb must be placed before the auxiliaries like have to and has used to. जो adverbs होते हैं वो auxiliaries से पहले रखे जाते हैं, जैसे have to और used to के. For example, I often have to attend yoga classes. He always used to sit in the garden. I never used to visit temple. तो देखो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में have to के पहले आ गया, used to के पहले आ गया, और यहाँ पर भी used to के पहले आ गया. Okay students, now the next rule will discuss about the F number rule. If more adverbs are used, the order of adverb is. तो अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स अगर यूज कर लिए जाते हैं तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन आफ्टर एडवर्ब ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, आई एंजॉयड वेल एट द पिकनिक एंड आफ्टरवर्ड्स यस्टरडे. तो देखो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, देन एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया. नाउ द नेक्स्ट, आई मेट प्रिया एट द थिएटर yesterday evening. I expressed my feeling very clearly at the functions yesterday. Now the next rule is if an adverb modifies an adjective or adverb are placed before it. अगर कोई adverb modify करता है adjective और adverb को कहाँ रखा जाता है? उनके पहले रखा जाता है. For example, I am quite happy today. तो quite रखा जा रहा है, देखो आप किससे पहले रखा जा रहा है? उससे पहले ही रखा जा रहा है. हैप्पी से पहले मतलब एडजेक्टिव से पहले. दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले आ गया वेरी. एंड द थर्ड इज द बुक इज रादर डल एंड अनइंटरेस्टिंग. सो ये सारे जो रूल्स हैं वो काय के पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के. ओके स्टूडेंट्स, तो इस अकॉर्डिंग हमें एडवर्ब्स को प्लेस करना पड़ता है इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही. ओके स्टूडेंट्स.